हेलो प्यारे प्यारे छात्रगण, आप लोगों को स्मार्ट एकेडमी में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा कारक प्रकरणम। क्या पढ़ाऊंगा? तो कारक प्रकरणम। जैसे कि आप यहाँ पे टॉपिक का नाम देख चुके हैं। टॉपिक का नाम क्या है? तो कारक प्रकरणम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगा और कारक सूत्र में पहला सूत्र जिसका नाम है अभितः उभयतः परितः सर्वतः योगे द्वितीया। ठीक है, तो आपका पहला सूत्र क्या है? तो आपका पहला सूत्र है अभितः अभितः। ठीक है, उसके बाद उभयतः, उसके बाद आपका है परितः, उसके बाद है सर्वतः योगे योगे द्वितीया। ठीक है, देखिएगा ध्यान से इस सूत्र के बारे में। इसका डिफिनेशन होता है अभितः। अभितः मतलब होता है दोनों ओर। अभितः मतलब क्या होता है? तो दोनों ओर। उभयता का भी अर्थ क्या होता है? तो दोनों ओर। परितः मतलब होता है आपका चारों ओर, और सर्वतः मतलब होता है सब ओर। ठीक है, सर्वतः मतलब क्या? तो सब ओर। ठीक है, आगे पीछे इधर उधर सब ओर। ठीक है, तो यहाँ से आपका डिफिनेशन निकलता है कि दोनों ओर, ठीक है, या चारों ओर या सब ओर के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। यानी कि जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा दोनों ओर, चारों ओर, सब ओर लिखा हुआ रहेगा, चाहे चिन्ह कोई आ जाए, में पर का के कुछ भी आ जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम क्या करेंगे? हर प्रत्येक स्थिति में क्या करेंगे कि उससे पहले जो आपका शब्द रहेगा उसमें हम द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सूत्र ही कहता है। सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है कि अभिता मतलब दोनों ओर। क्या? तो दोनों ओर। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है? तो उभयता, और उभयता का भी अर्थ क्या होता है? तो दोनों ओर। ठीक है, उसके बाद आपका है परितः। ठीक है, और परितः का मतलब क्या होता है? तो चारों ओर। परितः मतलब क्या होता है? तो चारों ओर। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है? सर्वतः, और सर्वतः का अर्थ क्या होता है? तो सब ओर। सर्वतः मतलब क्या होता है? तो सब ओर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जहाँ पे आपका आ जाए दोनों ओर, जहाँ पे आ जाए आपका चारों ओर, जहाँ पे आ जाए आपका सब ओर, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? तो प्रत्येक स्थिति में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग कर देंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि गांव के चारों ओर, गांव के चारों ओर वृक्ष है। क्या लिखा हो? तो गांव के चारों ओर वृक्ष है। अब इसको ध्यान पूर्वक से क्या कीजिएगा? समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ गांव के चारों ओर क्या है? तो वृक्ष है। अब यहाँ पे आ गया चारों ओर। क्या गया? तो चारों ओर। लेकिन यहाँ पे क्या है? तो काके की षष्ठी व्यक्ति में, और षष्ठी व्यक्ति में बाला का होता है बालकस्य। तो क्या गांव का ग्रामस्य होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे चारों ओर लगा हुआ है, और इसका सूत्र भी होता है कि यदि दोनों ओर रहे, चारों ओर रहे या सब ओर रहे, हम क्या करेंगे? द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, चाहे चिन्ह कुछ भी रहे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे गांव के चारों ओर है, तो गांव का संस्कृत हम क्या लिखेंगे? बालक का द्वितीय व्यक्ति में बालकम होता है, तो गांव का द्वितीय व्यक्ति में क्या होता है? तो गांव का होता है ग्राम, तो गांव का क्या हो जाएगा? ग्रामम। बालक का बालकम, तो गांव का क्या हो जाएगा? तो ग्रामम। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रामम। क्या लिखेंगे? तो ग्रामम। ठीक है, और देखिए चारों ओर क्या है? तो चारों ओर, और चारों ओर का संस्कृत होता है परितः। क्या होता है? तो परितः। ठीक है, तो ग्रामम परितः। अब चारों ओर है तो बहुवचन में जाएंगे, तो वृक्ष रूप को बैठाइए बालक रूप पे। ठीक है, किसमें? तो बालक रूप से। तो बालक बालक बालका, तो वृक्ष वृक्ष वृक्षा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका
वृक्षा बहुवचन, उसी प्रकार से है का ये बहुवचन अस्ति अस्त सन्ति, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे सन्ति, तो क्या हो जाएगा आपका ग्रामम, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, क्या हो जाएगा तो ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। ठीक है, तो एक अनुवाद आप देख चुके हैं, इस पे कहीं पे आ जाए दोनों ओर, ठीक है, या सब ओर आ जाए, हम क्या करेंगे तो द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम दूसरा सूत्र देखते हैं। ठीक है, दूसरा सूत्र, और आपका दूसरा सूत्र है आपका क्रिया विशेषणे द्वितीया, क्या है तो क्रिया विशेषणे द्वितीया, क्रिया विशेषणे द्वितीया। यह सूत्र स्पष्ट रूप से कहता है, क्या कहता है कि क्रिया विशेषणे द्वितीया, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने में, क्रिया की विशेषता बताने में हम क्या करेंगे तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कौन सी विभक्ति का तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि हवा धीरे धीरे चलती है, हवा धीरे धीरे चलती है, तो इस धीरे धीरे पे एक गीत भी याद आ गया है, सुन लीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो सुनिए, धीरे धीरे बोले कोई सुन ना ले, सुन ना ले कोई सुन ना ले, धीरे धीरे बोले कोई सुन ना ले, सुन ना ले कोई सुन ना ले। ठीक है, हाँ, तो सुनिएगा, तो क्रिया विशेषण द्वितीया, तो इसमें हम क्या करेंगे कि क्रिया की विशेषता बताने में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे बोले कि हवा धीरे धीरे चलती है, यानी कि चलना आपका क्रिया हो गया, लेकिन उसकी विशेषता है कि वह कैसे चलती है तो धीरे 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 धीरे। तो जहाँ पे क्रिया की विशेषता बताया जाए उसमें हम क्या करेंगे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हवा धीरे धीरे, हवा धीरे धीरे बहती है। ठीक है, बहती है, तो हवा का संस्कृत क्या हो जाएगा तो वायु, क्या हो जाएगा तो वायु। ठीक है, हवा का संस्कृत वायु। ठीक है, और धीरे धीरे का क्या हो जाएगा तो मंदम, मंदम बालकम, इसलिए क्या हो जाएगा तो मंदम, मंदम मंदम, और बहना क्या होता है तो वाती। ठीक है, बहना क्या हो जाएगा तो बहती है वाती। ठीक है, एक और देख लीजिए एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी गीत गाया, आपको अच्छा लगा होगा ना, तो मैं बोलता हूँ कि सुजीत, मेरा नाम सुजीत सर है, तो सुजीत मधुर गाता है, मतलब सुजीत तो गाता है लेकिन मधुर यानी कि मीठे स्वर में गाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे सुजीत, सुजीत मधुर गाता है, सुजीत मधुर गाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर सुजीत का संस्कृत हम क्या लिखेंगे तो सुजीत ही लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सुजीतः, सुजीतः मधुरम, मधुरम बालक, बालक का बालकम, तो मधुर का मधुरम, गाता है का क्या हो जाएगा गायती। ठीक है, इस प्रकार से आपने दो अनुवाद भी देख लिए, चाहे कोई भी अनुवाद आ जाए। ठीक है, लेकिन क्रिया की क्या बताए तो विशेषता बताए, उसमें हम क्या करेंगे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरा, जिसका नाम है एनांग विकार तृतीया। क्या नाम है तो एनांग, एनांग विकार, एनांग विकार तृतीया। क्या नाम है तो एनांग विकार तृतीया। ठीक है, यह आपका तीसरा सूत्र है, जिसका नाम क्या है तो एनांग विकार तृतीया। तो इसका डिफिनेशन होता है कि विकार वाले अंग को बताने में, क्या तो विकार वाले अंग को बताने में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यदि आपके
अंग में कोई विकार हो गया है, आपका कोई अंग खराब हो गया है, तो उसको हम बताएंगे तो कौन से विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखेंगे वह पैर से लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है, तो उसका जो है खराबी वाला जो अंग है क्या है, तो पैर है। तो जिसका खराबी वाला कोई अंग हो तो उसको बताने में हम क्या कर देंगे, तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, जैसे बोलेंगे वह पीठ से कुबरा है, तो उसका खराबी वाला अंग क्या है, तो पीठ है, तो इसको बताने में तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। बोलेंगे वह आंख से काना है, तो उसका खराबी वाला अंग क्या हो गया, तो आंख हो गया, तो उसको बताने में क्या करेंगे, तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। यानी कि खराबी वाले अंग को बताने में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या होगा, तो इसका डिफिनेशन होगा कि खराबी वाले अंग को बताने में, खराबी वाले अंग को बताने में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है कि खराबी वाले अंग को बताने में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, किसके माध्यम से, तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए। ठीक है, जैसे में देख लीजिए, जैसे देखिए लिखते हैं वह पैर से लंगड़ा है, वह पैर से क्या है, तो लंगड़ा है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा क्या लिखा हुआ है, तो वह पैर से लंगड़ा है, तो बताइए कि वह का संस्कृत क्या होता है, वह का संस्कृत होता है सह, क्या होता है, तो सह। अब बताइए खराबी वाला अंग कौन है, तो पैर है, वह पैर से लंगड़ा है, अपाहिज। ठीक है, तो जो खराबी वाला अंग होगा उसको बताने में तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो बालक का तृतीय बालकेन, तो पैर का तृतीय क्या हो जाएगा, पैर का होता है पाद, तो इसका क्या हो जाएगा, पादेन। बालक का बालकेन, तो पैर का क्या हो जाएगा, पादेन। तो स पादेन खंज। ठीक है, स पादेन खंज। ठीक है, यह हो गया आपका अनुवाद। ठीक है, तो इसका एक और अनुवाद देख लीजिए। ठीक है, दूसरा देखिएगा, वह पीठ से, वह पीठ, और पीठ को हटाइए, देते हैं आपका आँख से। ठीक है, वह आँख से काना है, काना मतलब अंधा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर एक आँख रहेगा तो बालक का तृतीय विभक्ति एक वचन में प्रयोग करेंगे, यदि दो रहेगा तो बहुवचन में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह आँख से काना है, तो वह का संस्कृत क्या हो जाएगा, तो वह का संस्कृत हो जाएगा स। ठीक है, और आँख का होता है नेत्र, आँख का क्या होता है, तो नेत्र। तो खराबी वाला अंग क्या है, आँख है, इसको बताने कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो बालक का बालकेन, तो आँख का क्या हो जाएगा, नेत्रेन, सह नेत्रेन। ठीक है, और काना का क्या हो जाएगा, तो काना। ठीक है का क्या हो जाएगा, तो अस्थि। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या किया कि यह सूत्र भी आप लोग क्या किए, तो देख लीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सूत्र पढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम चौथा सूत्र पे आते हैं। ठीक है, चौथा सूत्र पे अभी तक आपने 3 सूत्र देख लिए। ठीक है, अब चौथा सूत्र है आपका इत्थ्यंग भूत लक्षणे तृतीया। क्या है, तो इत्थ्यंग भूत लक्षणे तृतीया। इसका डिफिनेशन होता है
कि यदि किसी व्यक्ति के गुण और लक्षण से पहचाना जाए, यदि किसी व्यक्ति के गुण और लक्षण से पहचाना जाए तो उस व्यक्ति के गुण और लक्षण को बताने में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बोलूँगा कि मोहन पुस्तक से छात्र प्रतीत होता है या मोहन पुस्तक से छात्र लगता है, तो उसको पहचाने उसके पास क्या है, गुण है, क्या रखा हुआ है, तो पुस्तक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके पास जो पुस्तक है ना उसको बताने में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कहेंगे कि वह कलम से शिक्षक प्रतीत होता है या वह कलम से शिक्षक लगता है। ठीक है, तो उसका जो गुण है क्या रखने का है, तो यहाँ पे कलम रखने का गुण है, तो हम क्या करेंगे कि कलम को बताने में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग कर देंगे। यानी कि इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, पहले सूत्र लिख देते हैं। ठीक है, आपका सूत्र है क्या, तो इत्यथ्यम भूत लक्षणे, इत्यथ्यम भूत लक्षणे तृतीया, इत्यथ्यम भूत लक्षणे तृतीया। इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि यदि किसी व्यक्ति को गुण या लक्षण से पहचाना जाए तो उस व्यक्ति के गुण और लक्षण को बताने में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह आपका हो गया क्या, तो डिफिनेशन। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति के गुण और लक्षण से पहचाना जाए तो उस व्यक्ति के गुण और लक्षण को बताने में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह आपका हो गया क्या, तो डिफिनेशन हो गया। अब इस पे आधारित अनुवाद हम कैसे बनाएंगे, सो देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे लिखते हैं, वह कलम से शिक्षक लगता है या प्रतीत होता है, ठीक है, या प्रतीत होता है। ठीक है, लगता है या प्रतीत होता है। ठीक है, दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो देखिए इसका अनुवाद हम कैसे बनाएंगे, इसके बारे में देख लीजिए। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वह का संस्कृत क्या लिखेंगे, तो वह का संस्कृत लिखेंगे स। ठीक है, अब बताइए यह शिक्षक कैसे लगता है, क्योंकि इसके पास क्या है, तो कलम है, कलम लगता है जेब में। ठीक है, तो वह कलम से शिक्षक लगता है, तो इसको पहचान ली। ठीक है, कि इसके पास जो गुण है या लक्षण रखने का क्या, तो कलम रखने का। तो हम क्या करेंगे, बालक का तृतीय व्यक्ति बालकेन होता है, तो कलम का तृतीय व्यक्ति क्या हो जाएगा, तो कलमेन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कलम में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग कर देंगे, तो तृतीय। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सह कलमेन। शिक्षक का क्या लिखेंगे, तो शिक्षक। ठीक है, लगता है इसका क्या हो जाएगा, तो प्रतीयते।
सहकलमेन शिक्षकः प्रतीयते, सहकलमेन शिक्षकः प्रतीयते। एक और अनुवाद देख लीजिए, ठीक है, एक और अनुवाद। वह कलम से छात्र लगता है, वह कलम से छात्र लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वह का संस्कृत क्या हो जाएगा, तो वह का संस्कृत हो जाएगा सह, क्या हो जाएगा तो सह। बालक का तृतीय बालकेन, तो कलम का क्या हो जाएगा तो कलमेन, ठीक है। छात्र का क्या हो जाएगा तो छात्र, है का क्या लगता है कि क्या हो जाएगा तो प्रतीयते, प्रतीयते, यानी कि सहकलमेन शिक्षक, सहकलमेन छात्र प्रतीयते, ठीक है। तो इसके इस वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यह आपका कारक सूत्र का पार्ट 1 है। इसके बाद मैं बहुत सारा देखूंगा। अभी तो तृतीय पे है, इसका चलेंगे चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, सब में जाएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को सहार्थे तृतीया सूत्र, ठीक है, सहार्थे तृतीया।